गुलेलबाज लड़का बोधराज, ये चैप्टर का नाम है और इस बुक का नाम है दिविशा। दिविशा बुक का नाम है और ये बुक DPS RK पुरम से ऑथराइज्ड है। इसके लेखक का नाम है भीष्म साहनी, जो कि बहुत बड़े राइटर थे, बहुत बड़े राइटर भीष्म साहनी, बलराज साहनी के भाई। कक्षा 7 में पढ़ते समय मेरे अनेक सहपाठी थे, परंतु उनमें से एक सहपाठी था बोधराज। उसके कारनामों से हम सभी डरते रहते थे। वो बड़ा ही जालिम लड़का था। बर्रों को नंगे हाथों से पकड़कर उसका डंक निकाल लेता था। माय गॉड, ये तो बहुत खतरनाक था। और फिर बर्रे की टांग में धागा बांधकर उसे पतंग की तरह उड़ाने की कोशिश करना जैसे उसका शौक था, उसका हॉबी था। ये सब साधारण सी बात है उसके लिए। बाकी बच्चे डरते थे, लेकिन वो ऐसा करने से घबराता भी नहीं था। उसका हॉबी था ये। फूल पर बैठी तितलियों को पकड़ना और उसे उंगलियों के बीच मसलना, या तितलियों में पिन खोसकर उसे अपनी कॉपी में टांग देना। अपनी कॉपी में टांग दिया उसके लिए जैसे कोई बड़ी बात ही नहीं थी, साधारण सी बात थी, साधारण सी बात थी उसके लिए, सब बहुत मामूली बात थी। इस तरह का था बोधराज। हमेशा उसके हाथ में गुलेल रहता था। गुलेल आपने देखा है ना, गुलेल ऐसे मारते हैं, हाँ ऐसा गुलेल रहता था। और उसका निशाना अचूक था। पेड़ के नीचे खड़े होकर वो ऐसा निशाना बांधता कि दूसरे ही क्षण पक्षियों की ची ची सुनाई देती और घोंसला में से तिनके टूट टूट कर हवा में छितरने लगते। वह झट से पेड़ पर चढ़ जाता और घोंसलों में से कभी भी कोई ऐसा खेल नहीं सूझता था जिसमें किसी को कष्ट नहीं पहुंचाया गया हो। मतलब जो भी उसका खेल होता था, मोस्टली खेल वो ऐसा ही खेलता था जिसमें वो दूसरों को कष्ट पहुंचाए, दूसरों को दुख दे, उसमें उसको मजा आता था। बोधराज देखिए किस प्रकार के व्यक्ति हैं। आज भी आपने देखा होगा अपने सोसाइटी में, अपने समाज में, कि ऐसा इंसान होगा जो बोधराज के कैरेक्टर से बिलोंग करता होगा। मां भी उसे राक्षस कहकर पुकारा करती थी। राक्षस कहीं के। वह जेब में तरह तरह की चीजें रखे घूमता, कभी मैना का बच्चा, या तरह तरह के अंडे, या कांटेदार झाऊ चूहा। कभी जैसा होता था कि कभी होता था कि जैसे कुछ ऐसे एक अलग प्रकार का चूहा होता है, उसको पकड़ करके पॉकेट में रख लिया। ऐसा करता था वो। सभी छात्र उससे डरते थे। कई छात्र तो देख करके भाग जाते थे। स्कूल के बाद हम लोग तो अपने अपने घरों को चले जाते थे, मगर बोधराज न जाने कहाँ घूमता रहता। कभी कभी वो हमें तरह तरह के किस्से सुनाता। एक दिन कहने लगा, हमारे घर में एक गोह रहती है। जानते हो गोह क्या होता है? जानते हो? नहीं ना? नहीं तो क्या होती है गोह? मैंने पूछा। तब उसने कहा, गोह सांप जैसा ही एक जानवर होता है, बालिस्त भर लंबा, मगर उसके पैर होते हैं, उसके 8 पंजे होते हैं। सांप के पैर नहीं होते। हम लोग सिहर गए, डर गए कि यार ये क्या बोल रहा है, कैसा सा है ये। गोह अक्सर पानी वगैरह में देखा जाता है। चोर अपने पास गोह को रखते हैं। कौन रखता है? चोर जो होते हैं वो अपने पास गोह को रखते हैं। वे दीवार फांदने के लिए गोह का इस्तेमाल करते हैं। देखिए उसकी जानकारी कितनी तगड़ी है। बोधराज वाकई बोधराज है। वे गोह की एक टांग में रस्सी बांध देते हैं, फिर जिस दीवार को फांदना हो रस्सी झुलाकर दीवार के ऊपर की ओर फेंकते हैं। दीवार के साथ लगते ही गोह अपने पंजों से दीवार को पकड़ लेता है, यूं। उसका पंजा इतना मजबूत होता है कि फिर रस्सी को 10 आदमी भी खींचे तो गोह दीवार को छोड़ती नहीं है, इतना मजबूत होता है। चोर उसी रस्सी के सहारे दीवार फांद जाते हैं। आप सोच लो, दीवार में ऐसा लटक गया, गोह चिपका हुआ है और उसको पकड़ करके चोर चढ़ रहा है ऊपर। कितनी बड़ी बात है। फिर दीवार को तुम्हारी गोह छोड़ती कैसे है? मैंने पूछा। ऊपर पहुंचकर चोर उसे थोड़ा सा दूध पिलाते हैं। दूध पीते ही गोह के पंजे ढीले पड़ जाते हैं। इसी तरह के किस्से बोधराज हमें सुनाता था।
बोधराज कितने अजीब किस्म के इंसान थे, कितने अजीब। ये बातें सुन करके, जो राइटर भीष्म साहनी जी लिखे हैं, ये बातें सुन करके भी आपको कई बार डर लग गया कि अरे ऐसे कैसे, अंडा पॉकेट में रख रहा है, चूहा पॉकेट में रख लिया। मेरा एक स्टूडेंट था, वो चूहे को पकड़ करके अपने जेब में रख लेता था खाता नहीं था पर रख लेता था। उन्हीं दिनों मेरे पिताजी की तरक्की हुई और हम लोग एक बड़े घर में जाकर रहने लगे। वहां भी बोधराज आने लगा। बोधराज वहां भी पीछा नहीं छोड़ा, बोधराज वहां भी आने लगा। शायद उसे मालूम हो गया कि यहां शिकार अच्छा मिलेगा। शिकार, बोधराज हंटर था, क्योंकि उस पुराने घर में और घर के आंगन में अनेक पक्षियों के घोंसले थे। घर के पिछले हिस्से में एक बड़ा गोदाम था। यहां पर कबूतरों का डेरा था। वहीं पर टूटे रोशनदान के पास एक मैना का भी घोंसला था। कमरे के फर्श पर पंख और टूटे अंडे और घोंसलों के तिनके बिखरे रहते। बोधराज आता तो मैं उसके साथ घूमने निकल जाता। माँ को मेरा बोधराज के साथ घूमना फिरना अच्छा नहीं लगता था। अब कोई माँ अपने बच्चे को बोधराज के बच्चे जैसा, बोधराज जिस प्रकार का बच्चा है, मना ही करेगी ना कि इसके साथ नहीं घूमो। जैसे अभी मान लो ऐसा कोई बच्चा हो जो मोबाइल में ही घुसा रहता है, लैपटॉप में ही घुसा रहता है, तो उसकी माँ उसको समझाती है कि उसके साथ मत रह, देख रहा बेकार है, वो ऐसी हरकतें करता है। जबकि वो लोग भी ऐसा कर रहे होते, फिर भी उसकी माँ ऐसा सिखाती है। कहता कि साथ घूमना अच्छा नहीं लगता था, मगर वह जानती थी कि मैं अकेला घर में पड़ा पड़ा क्या करूंगा। माँ भी उसे राक्षस कहती थी। अब दो माँ उसको राक्षस कहने लगी। एक तो उसकी खुद की माँ थी, अब जो लेखक जी हैं उनकी माँ भी उनको राक्षस कह के बुलाती थी। पर राक्षस कहती थी और उसे बहुत समझाती थी कि निरीह जानवरों को तंग नहीं किया करे। आप देख रहे हैं राक्षस। एक दिन माँ मुझसे बोली, अगर तुम्हारे दोस्त को घोंसले तोड़ने में मजा आता है तो उससे कहो कि हमारे गोदाम में से घोंसले साफ कर दे। मगर माँ, तुम खुद ही तो कहती थी कि जो घोंसले तोड़ता है उसे पाप चढ़ता है। ये लेखक ने सवाल कर दिया अपनी माँ से। मैं थोड़ी ही कहती हूं कि पक्षियों को मारे, वह तो पक्षियों पर गुलेल चलाता है, उन्हें मारता है। खाली घोंसला हटाना है, ये दूसरी बात है। ये मारने वाली बात नहीं है, ये दूसरी बात है। जब बोधराज घर आया तो मैं उसे गोदाम में ले गया। शाम हो रही थी। वहां पहुंचे तो बला की बू थी और फर्श पर बिखरे हुए थे पंख और पक्षियों के बीट। सच पूछो तो मैं डर गया। मैंने सोचा यहां भी बोधराज अपना घिनौना शिकार खेलेगा या घोंसलों को तोड़ तोड़ कर गिराएगा, उसके अंडे तोड़ेगा, ऐसी सभी बातें करेगा जिनसे मेरा दिल दहलता रहता था। न जाने माँ ने क्यों कह दिया था कि इसे गोदाम में ले जाओ और इससे कहो कि गोदाम में से घोंसले साफ कर दे। मैंने बोधराज की ओर देखा तो उसने गुलेल संभाल ली थी और बड़े चाव से छत के नीचे मैना के घोंसले की ओर देख रहा था, जिसमें से उभरे हुए तिनके और रुई के फाहे हमें नजर आ रहे थे। कबूतर अलग से दूसरी ओर शाहतीर पर गुटरगू करते हुए मटरगश्ती कर रहे थे। घोंसले में मैना के बच्चे हैं, बोधराज ने कहा और अपनी गुलेल साध ली। तभी मुझे घोंसले में से छोटे छोटे बच्चों की पीली पीली नन्ही चोंचें झांकती नजर आई। इनके माँ बाप कहाँ हैं? मैंने पूछा। चुग्गा लेने गए हैं। चुग्गा खाना लेने गए हैं, अभी आते ही होंगे। कहते ही बोधराज ने गुलेल उठाई। मैं उसे रोकना चाहता था कि घोंसले पर गुलेल नहीं चलाए, पर तभी बोधराज की गुलेल से फर्र की आवाज निकली और उसके बाद जोर से टन की आवाज आई। गुलेल का कंकड़ घोंसले में न लगकर सीधा टीन की छत पर जा लगा था। तभी बोधराज ने गुलेल से एक और वार किया। अब की बार कंकड़ शाहतीर से लगा। बोधराज अपने अचूक निशाने पर अकड़ा करता था। 2 निशाने चूक जाने पर वह बौखला गया
जैसे कई बच्चों के मार्क्स कम आ जाते हैं, घमंड में रहता है कि मेरे मार्क्स आएंगे, पहले बोलता है कि मेरे 35 में से 32 आ जाएंगे, आ गया 15, बौखला गया। वैसे ही बोधराज अपने अचूक निशाने पर अखड़ा करता था, उसके लगे नहीं, दोनों के दोनों फेल, बौखला गया। अब की बार वह थोड़ी देर तक चुपचाप खड़ा रहा। जिस वक्त मैना के बच्चे ने चोंच फिर से उठाई, उसी समय बोधराज ने तीसरा वार किया। अब की घोंसले के किनारे पर लगा। 3 बार तिनके और रुई के गोले उड़े, लेकिन घोंसला नहीं गिरा। बोधराज ने फिर से गुलेल तान ली थी। तभी कमरे में एक भयानक सा साया डोल गया। रोशनदान के शीशे पर एक बड़ी सी चील पंख फैलाए बैठी थी। हम दोनों ठिठक कर उसकी ओर देखने लगे। रोशनदान में बैठी चील भयानक लग रही थी। यह चील का घोंसला होगा, चील अपने घोंसले में लौटी है। मैंने कहा, नहीं, चील का घोंसला यहाँ कैसे हो सकता है? चील अपना घोंसला पेड़ों पर बनाती है, यह मैना का घोंसला है। उस वक्त घोंसले में से चोंचों की आवाज आने लगी और मैना के बच्चे पंख फड़फड़ाकर चिल्लाने लगे, चील के डर से। हम दोनों निश्चेष से खड़े हो गए, यह देखने के लिए कि अब चील क्या करेगी। हम दोनों टकटकी बांधे चील की ओर देखे जा रहे थे। चील रोशनदान में से अंदर आकर शहतीर पर बैठ गई थी। वह अपना छोटा सा सिर हिलाती, कभी दाएं कभी बाएं देखने लगी। मैं चुप था। बोधराज भी न जाने क्या सोच रहा था। यहां रोज आती होगी, बोधराज ऐसा बोला। अब मेरी समझ में आया कि क्यों फर्श पर जगह जगह पंख और मांस के लोथड़े बिखरे पड़े रहते हैं। जरूर हर आए दिन चील घोंसले पर झपट्टा मारती रही होगी। बोधराज अभी भी टकटकी बांधे चील की ओर देख रहा था। अब चील धीरे धीरे शहतीर पर चलती हुई घोंसले की ओर बढ़ने लगी थी और घोंसले में बैठे मैना के बच्चे पंख फड़फड़ाते और चीखने लगे थे। बोधराज अब भी मूर्तिवत खड़ा चील की ओर ताके जा रहा था। मैं घबरा उठा। मैं मन में बार बार कहता, क्या फर्क पड़ता है अगर चील मैना के बच्चों को मार डालती या बोधराज अपनी गुलेल से उन्हें मार डालता है। अगर चील नहीं आती तो इस वक्त तक बोधराज ने मैना का घोंसला नोच ही डाला होता। तभी बोधराज ने गुलेल उठाई और सीधा निशाना चील पर बांध दिया। चील को मत छोड़ो, वह तुम पर झपटेगी। मैंने बोधराज से कहा। चील को निशाना नहीं लगा। कंकड़ छत से टकराकर नीचे गिर पड़ा और चील ने अपने बड़े बड़े पंख फैलाए और नीचे सिर किए घूरने लगी। चलो यहां से निकल चलें, मैंने डर कर कहा। ये मैंने कौन है? भीष्म साहनी, लेखक जो डर रहे थे। नहीं, हम चले गए तो चील बच्चों को खा जाएगी। उसके मुंह से यह वाक्य मुझे बड़ा अटपटा सा लगा, क्योंकि वो अब कभी भी ऐसी बातें करता नहीं था। वो पहली बार ऐसी बातें कर रहा था कि भाई झपट्टा मार देगा, ये सब करेगा। वो तो मारता था सबको। बोधराज ने झट से गुलेल मुझे थमा दी और जेब से 5-7 कंकड़ निकालकर मेरी हथेली पर रख दी। तुम चील पर गुलेल चलाते जाओ, उसे बैठने नहीं देना, उसने कहा और स्वयं भागकर दीवार के साथ रखी मेज को फर्श के बीचों बीच लाने लगा। मैं गुलेल चलाना नहीं जानता था। 2-1 बार मैंने कंकड़ रखकर गुलेल चलाई, लेकिन इसी बीच चील गोदाम के दूसरे शहतीर पर जा बैठी थी। बोधराज मेज को मैना के घोंसले के नीचे ले आया। फिर उसने एक टूटी हुई कुर्सी उस पर रख दी और उसके ऊपर खड़ा हो गया। फिर बोधराज ने दोनों हाथ ऊपर को उठाए। जैसे तैसे अपना संतुलन बनाते हुए उसने धीरे से घोंसले को उठा लिया और धीरे धीरे कुर्सी पर से उतरकर मेज पर आ गया और घोंसले को थामे ही छलांग लगा दी। चलो बाहर निकल चलो, उसने कहा और दरवाजे की ओर लपका। गोदाम में से निकलकर हम गैराज में आ गए। गैराज में एक बड़ा दरवाजा था और दीवार में एक छोटा सा झरोखा। यहां पर चील नहीं पहुंच सकती, बोधराज ने कहा और इधर उधर देखने लगा था। थोड़ी देर में घोंसले में बैठे मैना के बच्चे चुप हो गए। बोधराज बक्से पर चढ़कर
मैना के घोंसले में झांकने लगा। मैंने सोचा अभी हाथ बढ़ाकर दोनों बच्चों को एक साथ उठा लेगा, जैसा वो अक्सर किया करता था। फिर भले ही उन्हें उठा लेगा और जैसा वो अक्सर किया करता था, फिर भले ही उन्हें जेब में डालकर घूमता फिरे। मगर उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वह देर तक घोंसले के अंदर झांकता रहा और फिर बोला, थोड़ा पानी लाओ, इन्हें प्यास लगी है। देखिए बोधराज को कितनी समझ है पक्षियों की, जानवरों की। इनकी चोंच में बूंद बूंद पानी डालो, इनकी चोंच में बूंद बूंद पानी डालो। कितना समझ है बोधराज को। मैं बाहर गया और एक कटोरी में थोड़ा सा पानी ले आया। दोनों नन्हे नन्हे बच्चे चोंच ऊपर उठाए हाँफ रहे थे। बोधराज ने उनकी चोंच में बूंद बूंद पानी डाला और बच्चों को छूने से मुझे मना कर दिया, न ही स्वयं उसे छुआ। इन बच्चों के माँ बाप यहाँ कैसे पहुँचेंगे, मैंने पूछा। वे इस झरोखे में से जाएंगे, वे अपने आप इन्हें ढूंढ निकालेंगे। हम देर तक गैराज में बैठे रहे। बोधराज देर तक मंसूबे बनाता रहा कि वह कैसे रोशनदान को बंद कर देगा ताकि चील गोदाम के अंदर न आ सके। उस शाम वह चील की ही बातें करता रहा। दूसरे दिन जब बोधराज मेरे घर आया तो न तो उसके हाथ में गुलेल थी और न जेब में कंकड़, बल्कि जेब में बहुत से चुग्गा भर कर लाया था। और हम दोनों देर तक मैना के बच्चों को चुग्गा डालते रहे और उनके करतब देखते रहे। भीष्म साहनी की ये कहानी जबरदस्त थी। इन्होंने इसमें ज्ञान की बातें ये बताई है कि हमें पक्षियों के प्रति दया और करुणा का भाव रखना चाहिए, हमें पक्षियों के प्रति दया दिखाना चाहिए। तो बहुत अच्छा लगा ये चैप्टर।